गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ जल्दी जल्दी स्टार्ट करें फिर। आज हमारे पास न्यूज़ कम है आज। गुड इवनिंग बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज चैंग ई मिशन? ये चाइना का मून मिशन है और मेन टारगेट इसका ये है कि चांद के सरफेस से वहाँ से सॉइल उसकी लेके इंडिया वापस आना है और साउथ पोल पे ये जाएगा। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2023। ये रिपोर्ट ये है कि इंडिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। उसके बाद इंडियन वल्चर को लेके एक नई न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र उसके आसपास के कुछ इलाकों में वल्चर्स देखने को मिले हैं, इंडियन वल्चर। चाइना ताइवान रिलेशंस को लेके न्यूज़ है और ईरान स्ट्राइक्स जैश अल अदल बेशेस इन द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जैश अल अदल के कुछ बेसेस हैं, वहाँ पर ईरान को ये न्यूज़ मिली थी कि सऊदी अरेबिया ईरान पर अटैक करने वाला है और उसके लिए हेल्प करेगा जैश अल अदल, उसकी हेल्प करेगा, वहाँ से वो अटैक करेगा। देन उसके बाद रिव्यूइंग ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, रिव्यूइंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम, वो जी गलती से आ गया है, उसको हटा लेना। रिव्यूइंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम है ये। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज Chang E6 mission? Recent declaration of Chinese National Space Administration CNSA affirms that the scheduled Chang E6 sample return expedition in progressing towards lunar touchdown during the initial half of 2024. जब 2024 तक Chang E6 मिशन जो है वो मून पर लैंड कर जाएगा। देन उसके बाद मून से वो एक्सपीडिशन पर हैं तो कुछ सॉइल वगैरह वहाँ से जो है वो लेके वापस आएगा अर्थ पर। द मिशन ब्लूप्रिंट इनकम्पासेस अ डेजिग्नेटेड लैंडर इंजीनियरिंग फॉर द रिट्रीवल ऑफ लूमिनर सैंपल्स फ्रॉम द सदर्न पोल। इसके लिए जो लैंडर है तो मून पे लूनर पर उतरेगा और वहाँ से उसके सदर्न पोल से कुछ सैंपल लेके अर्थ पर वापस आएगा। The mission's primary objective encompasses lunar surface descent, sample acquisition, and Earth return. The undertaking is poised to yield essential data for unraveling the enigmatic geological aspects of the moon. तो रिसर्च होगी कि मून के ऊपर क्या है, अभी तक किसी ने ऐसा किया नहीं है कि मून के सरफेस से कोई वापस नहीं आया, तो ये चाइना का एफर्ट है और अगर सक्सेसफुल हो गए तो चाइना के लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और Chang 6 is positioned in the inaugural endeavor to produce samples from lunar far side, integrating to bring back up to 2 kilogram of lunar material, ये लगभग लेके आएगा। The mission configuration mirrored and trumps to accomplish the Chang E5 mission. तो उसके बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अंदर इंटेग्रल टू द मिशन विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो है वो इसके साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं और इन दोनों के साथ उसने कोलैबोरेशन किया है। ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इंट्रोड्यूसेस लूनर सरफेस आयोन टेस्टर द CNES furnishes, CNES यानी कि चाइना की एजेंसी, furnishes equipment for the measurement of radon gas and its decay by the products. तो रेडॉन गैस उसके डीके के ऊपर, बाय प्रोडक्ट्स वगैरह उन सब के ऊपर, डीके बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। सप्लीमेंट्री कंपोनेंट्स इंक्लूड एन इटालियन laser corner reflector to radar instrument calibrating and Pakistan's CubeSat, both integral part of the mission. तो पाकिस्तान भी लटकाते ढमकाते कुछ न कुछ भेज ही दिया कि हमारा भी रोल आ जाएगा कि हमने भी कुछ किया है, तो नाम पाकिस्तान का अल्टीमेटली कर चाइना रहा है। Chang E6 comprises both a lander and a rover, तो एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा उसके अंदर।
रोवर होगा मतलब जो जमीन पे चलेगा, लैंडर होगा जो नीचे लैंड कराएगा उसको। The lander will execute a controlled landing on lunar surface while the rover is tasked with exploring specific region, conducting experiment and facilitating the sample collection endeavor. The harvested lunar sample will be accessible to the global scientific community for comprehensive research. तो उसके बाद चाइना सबको देगा रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उसमें कई सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है। अब लेट्स सी, अभी 6 महीने बाकी हैं, अभी तो भेजने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी 6 महीने और हैं, तब तक ये पहुंचेगा, फिर उसके बाद वापस आएगा। So Indian vulture sighting in Thane, a rare occurrence of after decade, कई दशकों के बाद ये देखने को मिला है, और for the first time in over 2 decades, यानी कि पिछले 20 साल के बाद ये पहली बार हुआ। vulture has been sighted in the Thane skyline, marking a significant unusual event for the city. हम लोगों को, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर इसको डिस्कस किया था कि वल्चर्स धीरे धीरे करके महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में ख़त्म हो गए थे। रीज़न उसके पीछे ये था कि डाइक्लोफिनेक जो है वो जानवरों को दिया जाता है, और उसके अलावा पारसीज में जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं इनमें बॉडी को टावर में रख देते हैं, खुली जगह पे रख देते हैं जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, और वल्चर्स आते हैं उनकी बॉडी को फिर वो क्योंकि खा के ख़त्म कर देते हैं, चट कर देते हैं। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में या एनिमल को जो पेन किलर्स दिए गए हैं उसमें डाइक्लोफिनेक मेन है, और डाइक्लोफिनेक के कंजम्पशन से इनको जो वल्चर्स हैं इनको रप्चर हो रहा था, मतलब इसके अंदर से इसको प्रॉब्लम हो रही थी, इनका रप्चर फट। हालांकि ये बहुत गंदा खाने के लिए बने हैं, सड़ा हुआ खाने के लिए बने हैं, वो सड़ा हुआ मांस खा जाते हैं, मीट खा जाते हैं, पर बावजूद इनको रप्चर हो रहा था बिकॉज ऑफ दीज डाइक्लोफिनेक मेडिसिन। तो उसकी वजह से इनका नंबर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, और अभी वहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिली है। The Indian vulture, scientifically known as Gyps indicis, belongs to the old world vulture category in the indigenous to Asia, refer to India's long-billed vulture. They earn their name due to their notable elongated beaks. तो इसकी वजह से, ये इनकी beaks की वजह से, this species is categorized as medium-sized, robust scavenger, primarily feeding to the remain of diseased animal. मरे हुए जानवर वगैरह खाता है। Female Indian vulture are smaller in size compared to their male counterparts. मेल बड़े होते हैं, फीमेल छोटी होती हैं। Distribution indigenous to India, Pakistan, Nepal. Indian vultures have a specific regional range. Habitat क्या है? Typically inhabiting savannas and other open landscapes in proximity of villages, cities and cultivated areas. तो खुले एरियाज में जहाँ ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पर नॉर्मली हमारे गाँव के अंदर जैसा होता है कि गाँव में एक खास परिवार होता है जो मरे हुए जानवर उठाता है, तो उनकी वो स्किन निकाल लेता है, लेदर उसका निकाल लेता है, बाकी ओपन में उसको छोड़ देता है, फिर उसको वल्चर्स, वहाँ के गांव के कुत्ते आके उसको खा जाते हैं, जो भी डेड एनिमल होता है उसको, और बाकी का काम जो है वो स्कैवेंजर्स का होता ही है। और उसके बाद डीकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, डीकम्पोजर्स, तो उससे फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और हमने इसको पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर वो कॉम्प्लेक्स मटीरियल को सिंपल मटीरियल में तोड़ के फिर उसको हजम कर देते, फिर लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो थ्रेट क्या है? इंडियन वल्चर हैज एनकाउंटर्ड अ सेवरल पॉपुलेशन डिक्लाइन इन 97 to 99% attributed to the poisoning resulting in the administration of veterinary drugs. The drug initially intended to working for animal and alleviate joint pain and prolong their productivity proved toxic to vultures. Mainly इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स हैं उसका रोल है, प्लस डाइक्लोफिनेक पेन किलर्स है उसका रोल है। तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या कहता है? IUCN लिस्ट कैटेगराइजेस द इंडियन वल्चर इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको बेटा अंडरलाइन करना अपने नोट्स में ही, इसको अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है इसको, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, अंडरलाइनिंग द अर्जेंसी टू इंपॉर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट टू सेफगार्ड दिस स्पीशीज। इसको बचाने की जरूरत है। देन हम लोग आ गए इंडिया ताइवान रिलेशंस के ऊपर, और आप सभी लोगों को पता होगा ताइवान चाइना का ही एक आइलैंड है एक सेंस में, पर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम लोग, इंडिया तो कर चुका है, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज, अमेरिका जैसी कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसी को रियल चाइना मानते हैं। चाइना में जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कह लो, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कह लो, तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो चाइना से जुड़े थे, खासतौर पे चियान गाई शेख, तो वो पहले बड़े लीडर थे वहाँ के, तो वहाँ से उनको भाग के फिर ताइवान आइलैंड पे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर सोशलिज्म की मूवमेंट चल रही थी। और देन दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज रियल चाइना, और चाइना मेनलैंड नहीं है, चाइना से हट के है। और फिर बाकी जो चाइना था उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया।
अमेरिका ने सबसे पहले उसी को रिकॉग्नाइज़ किया था, जो ताइवान है उसी को रियल चाइना रिकॉग्नाइज़ किया था। और चाइना जो है वो ताइवान को अपना पार्ट मानता है, पर ताइवान अपने आप को चाइना का पार्ट नहीं मानता। दे डिक्लेयर्ड दैट वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम यू। और डिप्लोमेसी के लिए बहुत अच्छा है अमेरिका के लिए, जब कंट्रीज़ डिवाइडेड रहेंगी, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ का इंटरेस्ट रहेगा उसमें। और चाइना इज़ प्लानिंग टू कैप्चर ताइवान लाइक यूक्रेन, तो जैसे रशिया ने यूक्रेन कैप्चर किया, चाइना ट्राइंग टू कैप्चर ताइवान, देयर इज पॉसिबिलिटी। एंड ऑब्वियसली अमेरिका, दिस इज द टेरिटरी ऑफ अमेरिका, दिस इज द रीजन ऑफ अमेरिका, and America is a strong ally partner of Taiwan, and along with that there is a region of international diplomacy, South China Sea है यहाँ पे, साउथ कोरिया यहाँ पर है, और फिलीपींस यहाँ पर है, एंड देयर इज जापान ऑल्सो। और अमेरिका इन सभी कंट्रीज़ का एलाई पार्टनर है। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान हार जाए, क्योंकि ताइवान के अमेरिका के हाथ से, या ताइवान के चाइना के हाथ में आ जाने का मतलब होगा कि अमेरिकन डिप्लोमेसी जीरो हो गई, अमेरिका बिकेम वीक। कुछ भी हो जाए, अमेरिका ताइवान को हारने नहीं देगा, बेशक अमेरिका का सब कुछ लग जाए, क्योंकि इससे अमेरिका की हेजेमनी जो है वो चैलेंज हो जाएगी। तो अभी देखो लेट्स सी क्या होता है, बट दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चला हुआ है। और इंडिया जैसी कंट्रीज भी, जब चाइना कश्मीर पर एक्टिव होता है तो इंडिया ताइवान पर एक्टिव हो जाता है। जैसे ही चाइना की कोई स्टेटमेंट कश्मीर पे आती है, इंडिया अगले दिन ही अपना डेलीगेशन जो है वो ताइवान भेज देता है। और चाइना की दुखती रग है ताइवान, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान को कोई और कंट्री डिस्कस करे। The recent elections of Taiwan's new president perceived a significant development impacting the already complex relations between China and Taiwan. रीज़न उसके पीछे यही है कि अब यहाँ पर जो पार्टी जीती है वो एंटी चाइनीज़ पार्टी है, एंटी चाइनीज़ पॉलिटिकल पार्टी है, और वो कभी नहीं चाहेगी कि हम लोग चाइना के साथ मिलें। अब इससे क्या होगा कि चाइना और ताइवान में टेंशन और बढ़ेगी। The island of Taiwan has a complex history, initially becoming a Japanese colony in 1895. After the Qing Empire defeated the Sino-Japanese War, post-World War II, 1945, China took control of this island. तो ये सारे इलाके कभी ना कभी जापान की बदमाशी को फेस कर चुके हैं पास्ट में। Following the victory of Mao Zedong Communist Party in 1949, members of the Kuomintang, वहाँ की जो पार्टी थी कोमिंतांग गवर्नमेंट, फ्लेड टू ताइवान, यानी कि चियांगाई शेक की पार्टी, एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको आरओसी उन्होंने बनाया सबसे पहले, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसी को डिक्लेयर किया था। फ्लेड टू ताइवान, एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। चाइना व्यूज ताइवान एज रेनिग्रेड प्रोविंस, एंटीसिपेटिंग eventual reunification with the Beijing's control. Taiwan asserts its descent identity, boasting its constitution and democratically elected leaders. वो कहते हैं हम आपके यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि आपके यहाँ सोशलिज्म है, और हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। इशू बिटवीन चाइना एंड ताइवान, सबसे पहले सोवरेनिटी का इशू है। चाइना सीज ताइवान एज प्रोविंस दैट मस्ट reunify with the mainland, while Taiwan considers itself as a sovereign state with its own government, military and economy. Political differences, Taiwan operates as a democracy in contrast of China's one-party communist state, leading to ideological tension. तो चाइना की आइडियोलॉजी वन पार्टी सिस्टम वाली है, वन पार्टी, वन गवर्नमेंट, वन कंट्री। तो चाइना इज नॉट डेमोक्रेटिक, बट चाइना सेज इटसेल्फ एज रिपब्लिक कंट्री। And military threats, China has not ruled out of use of force, conducting military exercise near Taiwan Strait, escalating tension. And next point is economic competition. Both are economic powerhouses, fostering competition in trade and investment. तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ताइवानीज कंपनीज जो हैं वो मोबाइल बना रही हैं, बैटरी बना रही हैं, चिप बना रही हैं, और बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज हैं। तो दोनों के बीच में खूब कंपटीशन भी है। और इंडिया ट्राइंग टू अट्रैक्ट, हमारी जैसी कंट्रीज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट ताइवान कि आप इंडिया में आओ, यहाँ पर अपने यूनिट्स लगाओ। तो मेड इन ताइवान डज नॉट मीन मेड इन चाइना। ताइवान अलग है, चाइना अलग है, एंटायरली डिफरेंट है। बट ताइवान की कई सारी कंपनीज हैं जो चाइना में काम करती हैं, क्योंकि रीज़न उसके पीछे ही है कि वो आइलैंड है, अल्टीमेटली मेन लैंड पर रिसोर्सेज होते हैं, चाइना में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, बट एक्सपर्टीज जो है उनकी ताइवान की बहुत अच्छी है। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, चाइना आइसोलेटेड ताइवान डिप्लोमेटिकली, इन्फ्लुएंसिंग अदर कंट्रीज टू कट टाइज विद ताइवान। ताइवान इंटरनेशनल स्टेटस unrecognized by United Nations, Taiwan faces challenges in international organizations, cross-strait relations. Issue include Taiwan ties with the United States, national identity, and prospect of peaceful reunification. Taiwan location
As island in the East China Sea, Taiwan has been independent from mainland China since 1949. Recognition: Taiwan considered itself as de jure sovereign state, but is largely unrecognized globally. 21 states currently recognize Taiwan as a sovereign country. The United Nations recognizes the People's Republic of China adhering to One China policy. Stand of India, it officially recognizes One China policy and maintain the diplomatic relations with People's Republic of China. इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, शुरू से ही हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बाद में आके डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप होती हैं तो हम मान लेते हैं कि यार ऐसा ऐसा है कि ताइवान भी इंडिपेंडेंट है, पर इंडिया ने सबसे पहले चाइना को रिकॉग्नाइज करने वाली सबसे पहली कंट्रीज में से इंडिया आता है, चाइना को, नॉट ताइवान. इंडिया हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ताइवान एज अ सोवरेन स्टेट and instead referred to as the part of China which has remained consistent over the years. तो यहाँ पर आज से कुछ साल पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे हमसे ब्लंडर हुआ था, और ब्लंडर हमसे हुआ था. हमने ताइवान को अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ चाइना मान लिया था, पर चाइना ने अरुणाचल को प्रदेश को लेकर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, ना ही जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसी कोई स्टेटमेंट दी थी. चाइना ने आज भी अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी रखा हुआ है. अगर उस टाइम पर हम ये गलती नहीं करते, ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं मानते, शायद अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना हमें तंग नहीं कर रहा होता. हम अरुणाचल प्रदेश पर किसी न किसी फॉर्म में बैकफुट पर आ जाते हैं जब चाइना कहता है मेरी टेरिटरी है. तो फिर अल्टीमेटली यही होगा. देखो, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर चाइना चाहे तो इंडिया के साथ अपने सारे डिस्प्यूट जो हैं वो एक दिन में खत्म कर सकता है. द पॉइंट इज, अगर चाइना चाहे तो, क्योंकि वो सोशलिस्ट कंट्री है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा. बट चाइना ऐसा चाहेगा नहीं, क्योंकि इसी से उसकी डिप्लोमेसी है, इसी से उसका बिजनेस भी चलता है, इसी से पाकिस्तान भी उससे वेपन खरीदता है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन फेवर ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना. और इंडिया भी कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि फुल फ्लेज हम लोग चाइना के फेवर में आ जाएं. तो ठीक है, टेंशन चल रही है तो उससे बिजनेस चल रहा है, तो टेंशन है तो व्यापार है, व्यापार है तो सब कुछ है. नेक्स्ट. So it affirms Chinese sovereignty over Taiwan, acknowledges that One China policy. उसके बाद under the policy, any country that wants to establish political and diplomatic relations with China must agree to adhere to the principle and not recognize Taiwan as independent country. In practice, One China principle is a stabilization mechanism that preserves the status quo over Taiwan political status while allowing it to function as an independent economic, civic and administrative entity. India on One China policy, China on the LAC. With India facing its own problems with China on the LAC, there have been suggestions that it would review its One China policy. India's bilateral relation with China and Taiwan. India maintains its bilateral relations with China, including Vietnam, and separately with Taiwan. अब India maintains its bilateral relations with China, including Vietnam, and separately with China. तो हम चाइना के साथ अपने रिलेशन अलग रखते हैं, ताइवान के रिलेशंस को अलग मानते हैं. हम ये भी मानते हैं कि दैट ताइवान इज द टेरिटरी ऑफ चाइना, बट स्टिल वी आल्सो मेंटेन द रिलेशंस विद ताइवान, क्योंकि हमें पता है कि ताइवान इशू उसकी दुखती रग है और चाइना चाह के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इंडियाज बायलैटरल रिलेशंस विद चाइना एंड ताइवान. उसके बाद इंडिया मेंटेन्स ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑफिसेज इन द ईच अदर कैपिटल्स. सेट Southbound policy and NSP. It explains the scope of countries covered in the Go South policy. Though the policy, Taiwan has extended engagement with Australia, New Zealand, India, and 5 South Asian neighbors. Way forward, in future of China-Taiwan relation remains uncertain with the potential for significant geopolitical implications. The situation is fluid and continues to evolve. Both the countries need to maintain the status quo based on the principle of peaceful coexistence, negotiated settlement and strategic diplomacy. इसका मतलब हम ये मानते हैं या वर्ल्ड ये मानता है कि जब तक चाइना जुर्रत नहीं करेगा ताइवान को कैप्चर करने की, तब तक हम चाइना को स्ट्रांग नहीं मान सकते. जब चाइना इस बात पे उतर आए कि मेरे को ताइवान कैप्चर करना है, तब हम मान लेंगे कि चाइना भी एक वर्ल्ड पावर है. बट टिल नाउ चाइना इज नॉट अ पावर. बेशक इकोनॉमिकली पावर हो सकती है, बट अमेरिका के कंपैरिजन में चाइना अभी भी पावर नहीं है. तो कहते हैं कि
छिपकली जितनी मर्जी बड़ी हो जाए वो मगरमच्छ नहीं हो सकती। तो चाइना भी मगरमच्छ नहीं, अमेरिका कई सारे मगरमच्छ अमेरिका खा चुका है। अमेरिका बहुत ह्यूज है, इकोनॉमी का साइज, डिप्लोमेसी, पेट्रो डॉलर पॉलिसी और वॉर पॉलिसी अमेरिका की। हर दूसरे चौथे साल अमेरिका किसी न किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर छेड़ देता है, उसमें अपने वेपन टेस्ट करता है, फिर वो टेस्ट किए वेपन दुनिया को बेचता है और उससे वो अपना थ्रेट बदमाश की तरह अपना थ्रेट जो है एस्टेब्लिश रखता है, दुनिया उससे डरती है। इसी से अमेरिका की दुकानदारी चलती है। और आप लोगों ने मॉर्निंग की क्लास में मैकियावेली पढ़ा होगा, तो उस सेंस में हम लोग ये भी मानते हैं कि दुनिया अमेरिका से डरे ये अमेरिका के बस में है, पर दुनिया अमेरिका से प्यार करे ये अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका कितना भी अच्छा हो जाए, दुनिया उससे प्यार करे ना करे ये अमेरिका के बस में नहीं है, पर दुनिया उससे डरे अमेरिका ये कर सकता है। तो अमेरिका ये करता भी है, अमेरिका को करना भी चाहिए क्योंकि उसकी दुकानदारी यही है। हाँ, यस। नेक्स्ट उसके बाद है ईरान स्ट्राइक्स जैश अल अदल बैशेस इन बेसिस इन, मैं बार बार इसको बैशेस बोल रहा हूँ, बेसिस इन पाकिस्तान। Wine News, Iran recently conducted airstrikes on the 2 bases belonging to the military group Jaish al-Adl in Pakistan's Balochistan province, employing missiles and drones. The motive behind the attack remains unspecified by Iran. Unfortunately, this operation results in the tragic death of the 2 children and injured of 3 others. Consequently, Pakistan has recalled its ambassador and expelled the Iranian envoy. तो पाकिस्तान ने अपना वापस बुला लिया, उनको देश में वापस भेज दिया। What is today's article? सीस्तान बलूचिस्तान जैश अल असद न्यूज़ समरी इससे डिस्कस करेंगे हम लोग। What is सीस्तान बलूचिस्तान? तो बलूचिस्तान का इलाका हम लोगों को पता ही है। तो ईरान बलूचिस्तान बलूच minority numbering between 1 and 4 million primarily reside in the underdeveloped and impoverished southern east southeastern region of the Sistan Balochistan. The area characterized by rugged mountains terrain and has becoming hub for heroin and opium smuggling from neighboring Pakistan and Afghanistan. तो ये बॉर्डर के इलाका है और पंजगुर ये बलूचिस्तान का इलाका है और 2 missile strike sites on the Panjgur linked to the Jaish al-Assad Sunni group seeking Baluchi independence. Islamabad warns illegal act could be serious consequences. तो पाकिस्तान का वो इलाका है, उसके ऊपर अफगानिस्तान, इधर ईरान। तो पाकिस्तान का ये जो इलाका है और यहीं पर बेटा याद रखना, यहाँ पर एयर स्ट्राइक, यहाँ पर टेंशन चल रही है और यहीं पर इंडिया का चाबहार पोर्ट है, इसी रीजन के अंदर, सेम रीजन के अंदर। और ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका, उसके ऊपर अफगानिस्तान, इधर ईरान, पाकिस्तान, नीचे इंडिया की नेवी और यहाँ पर इंडिया का एयर बेस और ऊपर के इलाके में हमारा नेवी बेस नेवल बेस और ऊपर हमारे एयरक्राफ्ट। तो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये इलाका बचाना बड़ा मुश्किल है। और इसी के साथ लगता सिंध का इलाका है, वहाँ पर भी सेम कंडीशन है। सो गाजा एंड लेबनान यहाँ पर आ गए, डेमेस्कस, बगदाद, इराक, सीरिया, ईरान, कुल मिला के टेंशन का इलाका है। सीस्तान बलूचिस्तान का इलाका, देन उसके बाद एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय द रगेड माउंटेन्स, टेरेन हैज बिकमिंग हब ऑफ हेरोइन एंड ओपियम की स्मगलिंग का हब है। डेमोग्राफी क्या कहती है? बलूच इन द रीजन आर प्रीडोमिनेटली सुन्नी मुस्लिम डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ फ्रॉम द ईरान पर्शियन एथनिसिटी डिस्पाइट ईरान शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन। बलूच इन सीस्तान बलूचिस्तान आइडेंटिफाई क्लोजली विद द काउंटर पार्ट्स अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान। तो वहाँ पर जो बलूच हैं, बलूचों की ईरानियों से नहीं बनती पर इंडियन से बनती है, और जो ईरानी हैं उनकी इंडिया से बनती है, वह बलूचों से नहीं बनती। तो इसका मतलब इंडिया जो है वो सेंट्रल हब है, दोनों की इंडिया के साथ बनती है पर आपस में नहीं बनती। बलूचों की बात कर रहे हैं हम लोग। बलूच सुन्नी हैं और ईरान शिया कंट्री है, और बलूच जो है वो इंडिया की सपोर्ट में है और एक सेंस में इंडिया उनकी सपोर्ट करता है। और वहाँ पर आजकल बलूच मूवमेंट भी चल रही है, वहाँ पर कोई लेडी है उसके अंडर ये रेवोल्यूशन चल रहा है, वहाँ पे वो लोग बड़े दिनों से धरना लगा के बैठे हुए हैं। जैश अल अदल about Jaish al-Adl meaning to army of justice is a Sunni Salafist military group which bases in Pakistan, Balochistan province. The group is active in the mountainous border region between Pakistan and Iran, founded in 2012, primarily operating in Pakistan. Group's objective क्या है? Jaish al-Adl claims to be fighting for the independence of Sistan and Balochistan province, also known as Asali Balochistan, located on the southeast of Iran and sharing border with Pakistan, Balochistan province and Indian Ocean. कंडीशन समझना बेटा,
आपस में जो दो लड़ रहे हैं उन दोनों की इंडिया के साथ बनती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पर है, ईरान में भी और बलूचिस्तान में भी, दोनों की आपस में बनती है। पर दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ईरान और पाकिस्तान भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि ईरान शिया कंट्री है और पाकिस्तान सुन्नी कंट्री है। तो डिस्प्यूट शिया और सुन्नी का है, बलूचों का और ईरानी बलूचों का प्लस इनका आपस का डिस्प्यूट है। और उसी बीच में इंडिया वहाँ पर है, चाबहार पोर्ट में रिसेंटली इंडिया एक्टिव हो गया, इंडिया अरेबियन सी में है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तो खैर जम्मू कश्मीर में तो है ही हैं। तो इस मीन्स अगर पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर में इंडल्ज होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके हारने की चांसेस ज़्यादा हैं। टू फ्रंट वॉर, एक इस तरफ और एक ईरान के बॉर्डर पर, और उस तरफ से ऊपर उसके अफगानिस्तान, अगर वहाँ से भी वो शुरू हो जाते हैं पठान वहाँ के, तो पाकिस्तान हर हालत में हारेगा और नुकसान पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा होगा। एंड पाकिस्तान नोज दिस। तो पाकिस्तान हैज एक्सप्रेशन suspicions that Pakistan with its Sunni majority, जैश अल असद के अंदर ग्रुप इज एक्टिव इन माउंटेनियस बॉर्डर हो गया। ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्या है? जैश अल असद क्लेम्स टू बी फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ सीस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, also known as Asli Balochistan, located in the southeast of Iran and sharing border with Pakistan, Balochistan province and the Indian Ocean. Past attack, the group has been linked to the various violent incidents in Iran, including bombing and kidnapping in Iran's border police. In 2019, suicide bombing, Jaish al-Assad targets a bus, resulting in the death of 27 member of Iran's paramilitary revolutionary guard के लोग मारे गए थे, 27 लोग मारे गए थे 2019 में। Iran has expressed suspicious that Pakistan with its Sunni majority might be hosting insurgent potential influence with the regional rival Saudi Arabia. तो सऊदी अरेबिया भी सुन्नी है, तो सऊदी अरेबिया, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब एक ग्रुप में है। ईरान, यमन, ये दूसरा ग्रुप है। और यमन के हुती इंडिया पे अटैक कर रहे थे, इंडिया के शिप्स पर, तो इंडिया ने वहाँ पर उनको मिसाइल से आंसर किया। अगले ईरान से रिलेशन बनाए कि यमन के हुतियों को बोलो हमारी मिसाइल्स, हमारी जो वहाँ पे शिप्स गुजरेंगे उसके ऊपर अटैक नहीं करना, क्योंकि अगर रास्ता इंडियन ट्रूप्स को, इंडियन जहाज़ों को हिट किया तो इंडिया का बिजनेस अफेक्ट होगा, यहाँ के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों अफेक्ट होंगे, तो हमें बड़ा लंबा रूट लेना पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो बेटर है उनके साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लो, क्योंकि इंडिया तो ईरानियों का बुरा नहीं चाहता। तो अगर ईरानियों का बुरा नहीं चाहता तो यमन में हुती जो है उस जगह के ऊपर जहाँ पर उनकी लोकेशन है वो इंडिया को टारगेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इंडियन रिलेशंस को माइल्ड कर लिया वहाँ पर, और वही डिप्लोमेसी कई फ्रंट्स पर चलती है। और इजराइल एंड पैलेस्टीन वॉर के अंदर हम इजराइल की सपोर्ट करते हैं, बट हम पैलेस्टीनियंस को भी अपनी हेल्प भेज रहे हैं। तो डिप्लोमेसी जो है वो इसी तरह दिमाग से होती है, और जैसे पाकिस्तान करना चाहता है इमोशन से, डिप्लोमेसी इमोशन से नहीं होती। तो ईरान हैज एक्सप्रेस्ड सस्पिशन दैट पाकिस्तान विद इट्स सुन्नी मेजॉरिटी माइट होस्टिंग इंसर्जेंट पोटेंशियल। उसके बाद यहाँ पर है द सिचुएशन हैज प्रॉम्प्टेड इंडिया the situation has prompted India to contemplate its stance in the recent attack and re-evaluate the position in the border fight against terrorism. Geopolitical landscape in the region remains tense and unprecedented about the future dynamics between the Iran and Pakistan. तो जब ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो इंडिया ने कुछ नहीं कहा, जब पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर मिसाइल फेंकी तो इंडिया ने कहा कि ये गलत किया पाकिस्तान ने, एक तो टेररिज्म की सपोर्ट करता है, उसके ऊपर मिसाइलें भी फेंकता है, बड़ा खराब कंट्री है ये। इंडिया स्टांस ऑन ईरान्स मिसाइल स्ट्राइक इन पाकिस्तान। India's Ministry of External Affairs maintained the clear stance on the matter. Zero tolerance toward terrorism. India reaffirms its uncompromising position to zero tolerance towards terrorism. Terrorism का तो हम यही मानते हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, ईरान तो टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। Matter between Iran and Pakistan, MEA noted that the issue was bilateral matter between Iran and Pakistan. Supported for self-defense, India expressed support for action taken by countries in self-defense. India's silence on strike on Iraq and Syria. Strikes in Iraq and Syria. Notably, the MEA did not comment on Iran's strike on Kurdish area of Iraq and Syria. India's position on terrorists reflects its zero tolerance. India firmly opposes terrorism under all circumstances. Recognition of right to self-defense. India acknowledges the right of self-defense for legitimate national liberation movement. Use of force against non-state actors. India supports the use of force against non-state actors. तो वही होते हैं terrorists जो होते हैं, non-state actors, but opposes using forces against a state in counter-terrorism efforts and avoidance of motivation-based labeling.
India reject the practice of labeling terrorism based on the motivations. Advocacy for cooperation. India advocates for international cooperation in the fight against terrorism. The evolving situation underscores the complexities in the region, with India emphasizes its commitment to countering terrorism while respecting the sovereignty of nation involved. हाँ जी, the annual status of education report ASER 2023. ASER की रिपोर्ट वही है जो आज से कुछ साल पहले भी थी। एजुकेशन तो है इंडिया में, पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है। सरकार पैसा तो खर्च कर रही है, पर मास्टर जब एक मास्टर के पास 4 क्लासेस होंगी तो क्या क्वालिटी होगी। और जो टीचर रखे भी जाएंगे, बड़ी मुश्किल से गिरते ढहते तो खुद इंग्लिश पढ़ के बेचारे वो पास हो रहे हैं, वो क्या बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो फ्यूचर का फटूरा ही होना है। तो देखो अभी क्या चेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट क्या क्या चेंज करती है, बट फिलहाल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी तो नहीं है। देखो बेटा नेक्स्ट इसमें, तो व्हाट इज न्यू, द एसर 2023 अनवीलिंग कंसर्निंग स्टैटिस्टिक इंडिकेटिंग दैट ऑलमोस्ट 43% ऑफ चिल्ड्रन इन द 14 to 18 years old group age struggle to read single sentence in English. Furthermore, 25% of the rural counterparts face challenges in reading a class 2 level text in their respective regional languages. So what is today's article about the annual status of education report ASER 2023, finding of the ASER 2023, significance of ASER 2023, about the annual status of education report ASER 2023. ASERs conducted by the NGO Pratham since 2005. ये जो रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER conducted by NGO Pratham के नाम से है since 2005, focus on surveying children aged from 6 to 14, tracking trends in the control enrollment, attendance, reading and arithmetic abilities. These reports serve as a crucial reference for government policy making. The ASER 2022 derived from the survey across 28 districts in 26 states. Means में काम आएगा बेटा, प्रीलिम का इसका कोई क्वेश्चन नहीं आना है। 26 states involving 34,745 youth aged 14 to 18. Each major state except Uttar Pradesh, except UP and MP, had one rural district surveyed. In these exceptions, 2 districts were surveyed. The survey assessed youth on 4 points: basic reading, math and English ability, application of basic skills to everyday calculation, reading and understanding written instructions, and real life financial calculations. तो finding of ASER क्या कहती है? Language proficiency challenge. Nearly 43% of adolescents in the 14 to 18 years age group struggle to read sentences in English. Regional language struggles. In rural areas, 25% of youth face difficulties in reading the class 2 level text in their regional languages. ध्यान रखो बेटा, 43% स्टूडेंट जो हैं जो स्ट्रगल टू रीड अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। उसके बाद रूरल एरियाज में 25% यूथ है फेस डिफिकल्टी इन रीडिंग क्लास 2 लेवल टेक्स्ट देयर इन ओन रीजनल लैंग्वेज। तो 25% यूथ अपनी ही रीजनल लैंग्वेज के अंदर बुक्स को नहीं पढ़ पाता है, दूसरी क्लास की किताबों को नहीं पढ़ पाता। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल इवैल्यूएशन, द सर्वे कवर्स बेसिक रीडिंग। अब देखो एक एस्पेक्ट, टीचर रखना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्टेट अपने फाइनेंसेस से टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स को बढ़ाए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ा के टीचर रख के उसको वोट थोड़ी मिलेंगे, है ना। तो सरकारों को वोट मिलेंगे कास्ट की पॉलिटिक्स करके, रिलीजन की पॉलिटिक्स करके, साइकिल बांट के, लैपटॉप बांट के, मोबाइल बांट के। टीचर अच्छे रख के थोड़ी होगा। तो फिर बच्चे पास कैसे होंगे? तो कहा जाता है यूपी में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब तब वहां पे नकल बढ़ती है और नकल से बच्चे पास होते हैं, और जब नकल से पास होंगे तो यही होगा ना। तो ऐसे कुछ साल पहले यूट्यूब पे जाके देखना, एक लड़का था वो टॉपर आया था, 2-3 बच्चे थे बिहार में, सॉरी यूपी में नहीं बिहार में, वो 2-3 बच्चे थे टॉपर आए थे, उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, उनसे बेसिक क्वेश्चन नहीं आए थे उनको। तो अभी वो टॉपर थे, मतलब स्टेट में टॉपर थे। तो ये तो एजुकेशन की कंडीशन है, नकल मार मार के तो बच्चे पास होते हैं। तो फिर ये जब कल को कुछ बनेंगे तो क्या बनेंगे हम समझ सकते हैं। बनेंगे भी क्या, क्योंकि उसके लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्या बनेंगे। तो गिरते ढहते ऐसी डिग्रियां लेके, फर्जी डिग्रियां लेके फिर टीचर लग जाएंगे, और ये फर्जी टीचर क्या पढ़ाएंगे, यही
दूसरी क्लास की जो बुक नहीं पढ़ पाते बच्चे। The survey covers basic reading, math, English abilities, practical application of skills, understanding written instructions and financial calculation for real life scenario. Significance of ASER 2023 policy formulation. ASER report play a pivotal role in guiding government policies related to education, identifying gaps. The finding highlights gap in language and foundational skills, emphasizing the need for targeted interventions. The youth skill assessment, the survey offers insight of the abilities of challenges faced by the youth in crucial areas shaping educational strategies. The SR 23 underscored the imperative to address language and foundational skills deficiencies among adolescents, urging policymakers to implement measures to improve educational outcomes. तो रट्टे मार मार के पढ़ाने से बेटर है ना कि बच्चों को खुद कुछ बेसिक्स पता भी हो। और दिक्कत तो है भाई, रूरल एरिया में सच में दिक्कत है, जहाँ पर स्कूल में टीचर, नंबर ऑफ टीचर्स कम है, और फिर टीचर की ड्यूटी इलेक्शन के दिनों के अंदर, जब इलेक्शन वो स्लिप्स बनाने में चली जाएगी तो फिर क्या बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पर। और उन कंडीशन में जहाँ पे 2 टीचर हैं, दोनों की ड्यूटी लगी हुई है, आपको इलेक्शन रोल का जो इलेक्शन रूल्स हैं वो बनाने हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ना कोई इलेक्शन तो चला रहता है, कभी पंचायत के इलेक्शन हैं, कभी लोकल बॉडी हैं, कभी विधानसभा इलेक्शन है, कभी लोकसभा इलेक्शन है। तो ट्रेंड्स इन बेसिक लर्निंग, ASER 2023 हाईलाइट्स ओवरऑल प्रोफिशिएंसी एज 14 to 18, लैंग्वेज स्किल 26.5 could not read a class 2 level textbook in their regional language, and 42.7% struggled with the reading sentence in English. Among those who could read sentences, 26.5% did not understand the meaning. पढ़ तो लिया, पता ही नहीं लिखा क्या हुआ ये। Mathematical challenges, basic division 56.7% could not solve the simple 3-digit by 1-digit division problem in crucial indicator of the arithmetic proficiency. तो मैथ और इंग्लिश, मैथ इंग्लिश साइंस तीनों में हालत ज़्यादा खराब है। अर्थमेटिक प्रोफिशिएंसी, overall arithmetic competency, over 45% of surveyed youth demonstrated basic arithmetic proficiency, impacting everyday calculation in the financial computations. Applications of basic skill, length measurement, 85% could measure length using a scale for 0 centimeter, but this dropped to 39% when the starting point was moved. This showed a decline in 2017. Gender disparity, male outperformed females in every calculation, everyday calculations. So enrollment in different streams, academic streams, 55.7% enrolled in arts humanities, 31% in STEMs, and 9.4% in commerce. Gender disparity in STEM, more males, 36.3% in STEM compared to the female. Technology usages, smartphone ownership, 89% had a smartphone in the household, with 92% knowing how to use it. And gender disparity in ownership, males were twice as likely to own smartphone. And social media, मर्दों को ज़्यादा पता है, उनको ज़्यादा स्मार्टफोन चलाने आते हैं। Social media usages, 90.5% reported using social media, with a slightly higher proportion males. However, only about half were families with online safety settings. So उसके बाद significance of ASER, long-standing gap. ASER reports have consistently identified the deficiency of foundational skills, but focus on older age groups reveal in similar learning gap higher levels. Continued struggle even after reaching the class 10, the higher secondary level, adolescent face challenges in basic reading and arithmetic skills. तो कुल मिला के बेटा यही है कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं पढ़ाई का कुल मिला के तो फिटे हुए ही हैं, ठीक, और हालत तो कुल मिला के खराबी है। बच्चे नॉट एजुकेशन स्टैंडर्ड, चाहे सरकारें जितने मर्जी दावे कर लें, जितनी मर्जी खाने खिला दें, वर्दियाँ दे दें, यूनिफॉर्म दे दें, जिससे उनको वोट मिलते हैं, और जब तक टीचिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक शायद कुछ नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि शायद इस केस में पढ़े लिखे यूथ के NGOs जो हैं वो कंपैरेटिवली बेटर हो सकते हैं, टीचर की भी थोड़ी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। NGO जाके कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पढ़ाए, बीच बीच में किसी की ड्यूटी लगा दी, या फिर गवर्नमेंट ये कर सकती है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको कहा गया कि आप जाके स्कूलों में पढ़ा के आओगे, जो BEd कर रहे हैं वो भी करते हैं, बट फिर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इंग्लिश को लेके जो फोबिया है ना इनमें, तो वो बहुत बुरा है। फोबिया, इंग्लिश आएगी नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, और वही फोबिया है जिसको फिर
आगे मिसयूज़ होता है। बड़े सारे लोग हैं जो आईएएस की तैयारी भी हिंदी में कर रहे हैं, बड़े थोड़े पास होते हैं पर इंग्लिश ऑप्शन है ही नहीं, आता ही नहीं उनको इंग्लिश, क्या करेंगे वो? अब इंग्लिश नहीं आती तो आईएएस कैसे बनेंगे? गवर्नमेंट का फोकस भी 14 के बाद चेंज हो गया, जिसको बेसिक इंग्लिश नहीं आती वो आईएएस क्या बनेगा? जब से गवर्नमेंट ने सीसैट इंट्रोड्यूस किया है तो ज़्यादातर फेल होने वाले जो हैं प्रीलिम में फेल हो जाते थे, और पहले 2-3 साल तो दिक्कत ज़्यादा रही, अब चीज़ें धीरे धीरे सुधरी हैं, पर फिर भी कम से कम बेसिक इंग्लिश आना तो जरूरी है ना। बेसिक भी नहीं आएगा तो आप गवर्नमेंट जॉब कैसे करोगे? आजकल तो वर्ल्ड चेंज हो रहा है, और चेंजिंग वर्ल्ड में बेसिक इंग्लिश तो बड़ी एसेंशियल है, वो बेसिक में भी हालत ख़राब है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Reviewing the production linked incentive PLI scheme. Why in news? The central government has disbursed 4,415 crore under the flagship production linked incentive PLI scheme for 8 sectors. However, the performance review indicates challenges in implementing the job creation. PLI scheme और PLI scheme के अंदर इंसेंटिव देती है सरकार, खासतौर पे उन कंपनियों को जिनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर रही है, जिनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, जिनकी प्रोडक्शन बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, जिन्होंने कंपैरेटिवली राइज किया। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है, हर सेक्टर में नहीं है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर हैं, सरकार उनको पीएलआई स्कीम के अंदर लेके आती है, यानी उनको थोड़े बहुते जो हैं वो सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है उनकी प्रमोशन के लिए। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, आपने प्रोडक्शन बढ़ाई, आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाई है आपने और प्रोडक्शन बढ़ी है तो आपको मिलेगा इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू कंपनीज बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फॉर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। जो इंडिया में बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके लिए it aim to boost the manufacturing sector, reduce import and foster economic growth over the next 5 years. Sector covered, the PLI scheme covered 13 key sectors including auto components, ध्यान रखना बेटा, the PLI scheme covered 13 key sectors including auto components, pharmaceutical, electronics, textile, renewable energy and more. renewable energy हम समझ सकते हैं, सोलर सेक्शन, और उसके अलावा फिर जो इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है वो, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो ऑटोज़ वगैरह में बैटरी यूज़ हो रही है। और रिसेंट डेज में वी हैव सीन के सरकार ऑटो सेक्टर में जो 2 व्हीलर्स हैं इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको पीएलआई का बेनिफिट देने के उसमें दे रही है, और वही डिमांड कर रहे हैं कि सब्सिडी लंबे टाइम तक दे दो। तो उसके लिए एसेंशियली है कि आपको सारा स्कूटर जो है, सारा उसकी इक्विपमेंट्स जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए, कुछ भी इम्पोर्ट हो के असेंबल हो इंडिया में। जिन जिन कंपनी ने किया था सरकार ने उनको बेनिफिट नहीं दिया, फाइन भी लगाया उल्टा। तो पीएलआई स्कीम कवर 13 की सेक्टर्स हैं, ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड मोर। Potential impact: the scheme has expected to have a positive effect on the micro, small and medium enterprises ecosystem. Performance of PLI scheme: export boost, notable increase in exports particularly in the mobile handsets and pharmaceutical have been observed. Mobile handset export, ध्यान रखना बेटा, इसी न्यूज को फार्मास्यूटिकल वाली न्यूज के साथ जोड़ लेना। जितनी भी हम लोगों ने 3-4 बार फार्मास्यूटिकल सेक्शन जो डिस्कस किया है इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो पीएलआई स्कीम के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आ रही हैं। तो डबल फॉर 45,000 crore फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 and estimated 90,000 crore in financial year 23. The pharmaceutical industry has seen a reduction in imports as India now produces 35 active pharmaceutical ingredients previously imported. Slow implementation क्या है? Implementation has been sluggish and only rupees 10 crore spent in incentive 21-22, reflecting the marginal increase in production. The number rose 2,874 crore 22-23 में. However, this account for mere 1.46% of the total rupees 1.97 crore incentive outlay. Large industries are yet to fully adopt the engage in the major activities under the scheme. News summary क्या कहते हैं? Disbursement detail. The government has disbursed 4,415 crore under the PLI scheme for 8 sectors till October in current financial year. Disbursal target: the disbursal target for this financial year is 11,000 crore. Employment generation: the government reported over 6.87 lakh jobs generated both directly and indirectly through the PLI scheme. Project approval: as of now 746 applications have been approved in 14 sectors with expected investment of over 3 lakh crore. Around 176 MSME are among the PLI beneficiaries. Sector exam like pharma and telecom. तो सरकार का फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर, मोबाइल सेक्टर पर डिमांड पे ज़्यादा है। देखो भाई ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम पर इंडिया के लिए
इंडिया के लिए एक्सपोर्ट की हॉटेस्ट मार्केट अफ्रीका है। और अफ्रीका 1990s का इंडिया है, 1990-92 का इंडिया है। और अफ्रीका में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी इकोनॉमीज ने वहाँ पे ग्रो करना शुरू किया है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी, इंडिया की मोबाइल इंडस्ट्री के लिए, इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी अफ्रीका प्लस साउथ अमेरिका इस टाइम उसकी टारगेट पर हैं, ये दोनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसी का रिसेंटली इंडिया जो है, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, चाइल्ड पहुंचा है किसके लिए, किसके लिए चाइल्ड पहुंचा है? आप लोग आंसर करो जरा। लिथियम के लिए, है ना। तो लिथियम के लिए हम चाइल्ड पहुंचे और वहाँ से फिर इंपोर्ट करेंगे, फिर अपना जो है ये सब इंपोर्ट करेंगे, फिर बैटरी वाले व्हीकल इंडिया में बनने शुरू हो गए, और फिर मोबाइल फ़ोन बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, इन सभी सेक्टर में, टेक्सटाइल है। क्योंकि जब इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू करती है, जब कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है, तो तीन चीज़ें सबसे पहले बिकती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब फूड आइटम्स, टेक्सटाइल, उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर। तीनों सेक्टर में खूब ग्रोथ होती है। और लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर इंडिया कितनी ग्रोथ करता है और इन PLI स्कीम्स का सरकार से कितना बेनिफिट पहुंचा पाती है, उससे जो एम्प्लॉयमेंट है कितनी जनरेट करती है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि लोगों को सरकारी नौकरियों की तरफ देखना नहीं पड़े। और अपने यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो खुद से पैदा हो। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।